तो आज के लेक्चर से हम लोग जो प्लांट्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है that is their ability to produce their own food through the process of photosynthesis, तो इसको डिस्कस करेंगे। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम कहते हैं कि प्लांट्स दे आर सेल्फ सफिशिएंट, वो अपनी फूड को खुद से बना सकते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। Which means कि सिंपलेस्ट प्रिकर्सर्स को यूज करते हुए ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं। और वो सिंपलेस्ट प्रिकर्सर्स कौन-कौन से हैं, रफ सा आइडिया लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। ये सिंपलेस्ट प्रिकर्सर्स आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और स्पेशलाइज्ड फूड जो इन प्रिकर्सर से बनती है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स या मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जैसे यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है। इस प्रोसेस के लिए आपको स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स की जरूरत होती है जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इन पिगमेंट्स की वजह से ही आपके प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। So we can say कि without this machinery, without this apparatus, ये process नहीं हो सकता। And that's the reason कि animal cells food नहीं बना सकते और plant cells बना सकते। ये एक बेसिक सा आइडिया अपने माइंड में रखिएगा और इस आइडिया की बेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसेस किस तरह से चलता है, फोटोसिंथेसिस को करते हैं, हम कितनी कैटेगरीज या स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो एक जनरल अगर हम आइडिया लें तो आपके पास वी हैव अ सोर्स ऑफ एनर्जी सन, ठीक है, जिसकी एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है, सोलर एनर्जी को, और हार्वेस्ट वही सेल्स कर सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल या मशीनरी प्रेजेंट है, और इन सेल्स को कहा जाता है दीज आर फोटोसिंथेटिक सेल्स। इन सेल्स ने सनलाइट एनर्जी को हार्वेस्ट किया और इस एनर्जी हार्वेस्टेशन का एक इफेक्ट क्या हुआ कि जो सिंपलेस्ट प्रिकर्सर्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एनर्जी को हार्वेस्ट करने के बाद ये उन प्रिकर्सर्स को कन्वर्ट करना शुरू हो गए किसमें, कॉम्प्लेक्स फूड। यानी आपके पास जो सिंपलेस्ट प्रिकर्सर्स हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू, तो इस तरह से लिखते हैं, प्रिकर्सर पर ऑलरेडी अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी ये प्रिकर्सर्स ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, और इस प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन यूज करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक सेल्स। यानी ये वो सेल्स हैं जिनके पास मशीनरी नहीं थी, और मशीनरी ना होने की वजह से ये सिंपलेस्ट प्रिकर्सर्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब एक दफा आपके फोटोसिंथेटिक सेल्स ये काम कर देंगे, ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो नाउ दीज हेट्रोट्रॉफिक सेल्स ये क्या करेंगे, इन कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करेंगे एज अ फूड और वापस सिंथेसाइज कर देंगे इन प्रिकर्सर्स को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से दोबारा ये रीयूज करेंगे, और ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। सो वी कैन से कि हेट्रोट्रॉफिक सेल्स हमेशा ऑटोट्रॉफिक सेल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, अपनी एनर्जी वहां से लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक सेल्स ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथ साथ एनवायरनमेंट में जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी फूड सिंथेसाइज करते हैं, जिसको इनडायरेक्टली वो यूज करते हैं मेटाबोलाइज। तो देयर इज अ कपलिंग, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक सेल्स के दरमियान कपलिंग है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे और ये उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को उन सिंपलेस्ट प्रिकर्सर्स में कन्वर्ट करेंगे जो इन्हें दोबारा से फूड बनाने के लिए चाहिए।
यानी एक दूसरे को ये एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनके प्रिकर्सर्स को रीजनरेट कर रहे हैं और ये सेल्स उनकी कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये नॉर्मली इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज फोटोसिंथेसिस, जो यहाँ पे मैंने बताया। ये फूड मॉलिक्यूल्स की जो प्रोडक्शन है इसको नॉर्मली हम 2 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें से आपकी सबसे पहली स्टेज है लाइट डिपेंडेंट स्टेज या लाइट रिएक्शन, और दूसरी है आपकी लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज या फिर डार्क रिएक्शन। यानी इन दो स्टेजेस के थ्रू लाइट एंड डार्क रिएक्शंस के थ्रू ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये अकम्प्लिश होगा। नाउ थोड़ा सा इस चीज को हम ब्रीफ करते हैं कि इन दो प्रोसेसेस लाइट और डार्क रिएक्शंस में किस किस्म के इवेंट्स होते हैं। ये जो फाइनल हमें यहाँ पे इक्वेशन नजर आ रही है, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर इनटू द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिलीज होता है। यहाँ से बात स्टार्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हमने कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया है? लाइट एंड डार्क या लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस। इनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और कौन-कौन से स्पेसिफिक टास्क जो है वो इनमें से स्पेसिफिक स्टेज के अंदर होंगे। उसके बाद हम इसको इन डिटेल समझना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक जनरल सी इक्वेशन आपने अपने माइंड में रखनी है और इस इक्वेशन को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं स्टेजेस और लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो एक तो हमने जो पीछे मेसोफिलिक सेल्स का इंट्रोडक्शन लिया है वहां से हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि जो आपके लाइट रिएक्शंस हैं ये किस साइड पे होंगे, क्लोरोप्लास्ट के किस कंपार्टमेंट में, किस पोर्शन में होंगे, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यानी इनकी जो मशीनरी है या जो पिगमेंट्स हैं वो आपके पास कहां पे है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये वो साइड है जहां पे ये रिएक्शंस होते हैं। और डार्क रिएक्शंस आपके कहां पे होंगे, स्ट्रोमा के अंदर। अब लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, लाइट रिएक्शंस में आपकी जो क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल्स अकेले प्रेजेंट नहीं होते, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था। हंसना नहीं है वरना फिर मुझे होगा कि मैं आपको यहाँ से भागी नहीं होगी, तो आराम से बैठो। तो जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जिन बच्चों ने बायोएनर्जेटिक्स पढ़ ली है उनको तो ये आइडिया है कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या पिगमेंट्स ये कभी भी अकेले प्रेजेंट नहीं होते बल्कि ये कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जैसे क्लोरोफिल है, ऐसा नहीं कि एक क्लोरोफिल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ है, नो, आपके पास ये क्लोरोफिल कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होके फोटोसिस्टम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका ये मतलब नहीं कि एक पिगमेंट प्रेजेंट है, इट मींस कि वो पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड असेंबल होके एक फोटोसिस्टम की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपके जो नॉर्मली प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर दो फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी डिटेल्स हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये पिगमेंट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ फोटो
दो फोटो सिस्टम्स हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। दीज आर दी फोटो सिस्टम्स। और इन फोटो सिस्टम्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और पिगमेंट्स का काम क्या होता है? लाइट को एब्सॉर्ब करना। अब इन पिगमेंट्स की वजह से जो इन फोटो सिस्टम्स में प्रेजेंट है, जब प्लांट के ऊपर लाइट फॉल करे, इन फोटो सिस्टम्स के अंदर कुछ ऐसे कैरियर्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हैं। पहले ग्राउंड स्टेट में थे, लेकिन लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? एक्साइट हुए, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करना शुरू हो। यानी एक पिगमेंट एक कैरियर से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, देन फोटो सिस्टम 1 की तरफ, और फोटो सिस्टम 1 के एंड पे एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, व्हिच इज NADP+। यानी इलेक्ट्रॉन्स कहां पे थे? इन फोटो सिस्टम्स में थे। लाइट की वजह से वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट पे चले गए, अनस्टेबल हो गए, और यहां से फिर ये आगे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से होते होते अल्टीमेटली फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+ तक, और उसको रिड्यूस कर दिया किसमें? NADPH+ प्रोटॉन। तो लाइट रिएक्शन आपके पास वो स्टेज है जिसमें लाइट एनर्जी फॉल करेगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अगर लाइट एनर्जी फॉल नहीं करती तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे तो क्या NADPH बनेगा? नो। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में एक चीज आपके पास बनती है NADPH, ये एक प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन। इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो कर रहे होते हैं, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा मैंने माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एग्जांपल देके एक बात बताई थी कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है, 5th सेमेस्टर वाले बच्चे थोड़ा सा इस पे अटेंटिव रहेंगे, तो मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है उसके साथ साथ प्रोटॉन्स की पंपिंग भी होती है। बताया था ना कि समटाइम्स आपके पास, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर एग्जांपल लें, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तीसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू करते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन के फ्लो के साथ साथ प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और बाद में जब ये ग्रेडियंट वापस एटीपी सिंथेसिस को पाथ प्रोवाइड करता है तो ये एटीपी प्रोडक्शन करवाता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट में किस डायरेक्शन में प्रोटॉन्स जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में किस डायरेक्शन में जाएंगे। सो अब जब लाइट एनर्जी यहाँ पे फॉल करती है, एक तो मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते करते अल्टीमेटली NADP+ तक गए और उसे रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? NADPH में। सो वी कैन से कि लाइट रिएक्शंस की एक प्रोडक्ट NADPH। दूसरा, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो कर रहे होते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं फ्लो कर रहे होते, उस इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ साथ प्रोटॉन पंपिंग भी होती है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो पंपिंग किस डायरेक्शन में होती है? थैलाकॉइड ल्यूमेन में। याद है? थैलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन पंपिंग होती है। तो अगर यहाँ पे प्रोटॉन पंपिंग होती है तो जब प्रोटॉन वापस जाएंगे तो क्या चीज बनाएंगे? एटीपी सिंथेसिस होगी। सो इट मींस कि वी कैन से कि आपके लाइट रिएक्शन की जो दूसरी प्रोडक्ट है वो क्या है? एटीपी। समझ आई? अगर देखें यहाँ पे लाइट एनर्जी फॉल ना करती, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना करते, तो क्या प्रोटॉन्स की पंपिंग हो सकती थी? नो, बिकॉज हमें पीछे वाला कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन्स को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भेजा जाता है। तो यहाँ पे भी लाइट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को यूज करते हुए वो प्रोटॉन जो पहले स्ट्रोमा में थे अब कहां पे आना शुरू हो गए? थैलाकॉइड ल्यूमेन में। सो ये एक ग्रेडियंट बना, और ये ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स अल्टीमेटली एटीपी बनाए। ये सारी चीजें हम मैकेनिज्म के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ
ये चीज देखना चाह रहे हैं कि लाइट रिएक्शंस की क्या क्या प्रोडक्ट्स। तो एक NADPH हो गया और दूसरी प्रोडक्ट कौन सी हो गई, ATP। इसके अलावा लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन भी रिलीज, और वो कैसे रिलीज होती है। अभी मैंने स्टार्ट में कहा है कि जब लाइट एनर्जी फॉल करती है फोटो सिस्टम के ऊपर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आगे NADP+ तक जाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो कैरियर था वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है ना, क्योंकि जितनी लाइट फॉल करती है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आगे NADP+ तक जा रहे हैं। एक NADP+ को NADPH में रिड्यूस करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स लाइट एनर्जी फॉल करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, वो यहाँ से NADP+ तक जाके उसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, NADPH। तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, हुई है ना। इस डेफिशिएंसी को कैसे पूरा किया जाए, तो आपके जो प्लांट सेल्स हैं वो अपने फोटो सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं, ऑक्सीजन को इवॉल्व कर देते हैं, और जो पीछे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बचेंगे उससे इस डेफिशिएंसी को पूरा किया जाता है। लाइट रिएक्शंस के दौरान जब लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम्स पे फॉल करती है, फोटो सिस्टम्स को एक्साइट करती है, इलेक्ट्रॉन्स को आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू कहां तक पहुंचा देती है, NADP+ तक, और NADPH में उसे रिड्यूस कर देती है। नाउ ओरिजिनल फोटो सिस्टम्स जहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए थे वहां पे तो डेफिशिएंसी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मजीद इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं किए गए तो इनकमिंग लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकमिंग लाइट तभी एब्जॉर्ब होती है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो और वो एक्साइट हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके आगे चले गए हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, तो सोलर एनर्जी अगर आएगी भी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अवेलेबल नहीं। तो फोटो सिस्टम 2 पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपके जो प्लांट सेल्स हैं वो इस प्रोसेस के दौरान वाटर को स्प्लिट करते हैं, वाटर को ब्रेक करते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन को इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देते हैं, और पीछे जो आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे इस डेफिशिएंसी को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। सो इन दिस सिनेरियो वी कैन से कि लाइट रिएक्शन में आपके पास ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। सो लाइट रिएक्शंस की टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हो गई, 3। कौन कौन सी, NADPH, ATP एंड ऑक्सीजन। और ये सारे के सारे प्रोसेसेस तभी पॉसिबल हैं जब लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम्स पे फॉल करे। अगर लाइट एनर्जी फॉल नहीं करती ना तो NADPH बनेगा, ना ही ATP बनेगा, ना ही ऑक्सीजन को इवॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई ये जो फर्स्ट स्टेप है आपके पास फोटोसिंथेसिस की, इन रिएक्शंस को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहा जाता है, बिकॉज़ अगर लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शंस यहाँ पे नहीं। दूसरी तरफ हम चलते हैं डार्क रिएक्शंस के ऊपर। फॉरवर्ड में ले लेते हैं, इसके बाद देखते हैं स्लाइड्स को। डार्क रिएक्शंस में क्या होता है, अब ये सारा प्रोसीजर हो गया, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये थैलाकॉइड है, उसके नीचे जो ग्राउंड सब्सटेंस आपको नजर आ रहा है, ये जो एम्प्टी स्पेस, इस ग्रीन लाइन के अंदर एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है, दिस इज स्ट्रोमा। एक चीज याद रखिएगा कि जो आपके बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं, जो बच्चे बायोएनर्जेटिक्स पढ़ चुके हैं उनको आइडिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं एक दफा बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। कैटाबोलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके किसी कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की ब्रेक डाउन होती है, यानी इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड्स ब्रेक होने का मतलब है वो ऑक्सीडाइज होता है, बिकॉज जब बॉन्ड ब्रेक होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे। सो इस केस में आपका जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन है ये इंडिकेट किसको करता है, ऑक्सीडेशन को। तो कैटाबोलिक रिएक्शंस आर ऑक्सीडेटिव इन नेचर, यानी इसमें बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं,
और इन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को बाद में NAD+ या और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एक्सेप्ट करते हैं। अभी सिर्फ आपने ये माइंड में रखना है कि दीज आर ऑक्सीडेटिव इन नेचर। दूसरी तरफ ये रिएक्शंस आपके डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी इसमें ब्रेकडाउन होती है। These reactions are exergonic, यानी इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी देनी नहीं पड़ती। आप अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की बात करो तो ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 32 ATPs बनाता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप बात करो एनाबॉलिक रिएक्शंस की, अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कौन करता है? हमारे सिस्टम्स में कुछ कोफैक्टर्स होते हैं, बड़े एंजाइम्स के साथ कुछ कोफैक्टर्स होते हैं। ऐसे एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करवाते हैं, जो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, डीहाइड्रोजनेसिस, उनके साथ कुछ कोफैक्टर्स होते हैं, NAD+, FAD+ एंड NADP+, मोस्ट ऑफ द। जब किसी कैटाबॉलिक रिएक्शन की ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन बजाय इसके कि वेस्ट हो, जिस मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है वो तो रिलीज कर रहा है। और हमें ये पता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस कपल्ड होते हैं। अगर कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो देयर मस्ट बी अ स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज या किसी फूड मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को फौरी तौर पे ये कैरियर्स एक्सेप्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं रिड्यूस फॉर्म में, NADH+ प्रोटॉन, FADH2 और NADPH+ प्रोटॉन। यानी अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स इनके स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि उन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट इन्होंने किया। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई और ये कोफैक्टर्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस थे। दूसरी तरफ आते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें किसी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होनी होती है। सिंथेसिस मींस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होनी होती है। हाइड्रोकार्बन की अगर आप एग्जांपल लें तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स का शेयर भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, ठीक है। सो इट मींस कि यहाँ पे आपकी क्या होगी? रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए आपको क्या चीज चाहिए? इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन चाहिए। जरूरत होगी ना रिडक्शन के लिए। कोई मॉलिक्यूल, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन डोनेट करेगी जो कि ये यूज करेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिलीज हो रहे थे, किसी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से रिलीज हो रहे थे और उनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे इन्हें जरूरत है, कोई डोनेट करेगा और उसको ये यूज करेगा, ठीक है। सो दीज आर रिडक्टिव इन नेचर। सेकंड पॉइंट इज दीज आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। ये रिएक्शंस क्या है? कंस्ट्रक्टिव, यानी इसमें किसी स्पीशी की ब्रेकडाउन नहीं हो रही बल्कि असेंबली हो रही है, बायोसिंथेसिस हो रही है। एंड थर्ड डिफरेंस इज कि ये रिएक्शंस क्या है? एंडरगोनिक इन नेचर, यानी यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होगी। इधर एटीपी बनते हैं और यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होंगे। इसे क्लियर? अब जो रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, इट इज हाईली एसिमिलेशन रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलकर क्या बनाना है? कार्बोहाइड्रेट्स। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको रिडक्टिव एबिलिटीज भी चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन प्रोवाइड करें, और इसमें आपको एनर्जी भी चाहिए, एटीपीज भी चाहिए, ऐसे ही है ना। सो लाइट रिएक्शन में अगर आप नोटिस करें तो ये चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं। NADPH+ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन डोनेट करेगा, रिड्यूसिंग जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन, उनका डोनर यहाँ पे लाइट रिएक्शन में बन चुका है। और चूंकि आपको एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी के लिए क्या चीज चाहिए थी? एटीपी। सो एटीपी भी बन चुका है। इट मींस कि लाइट को यूज करते हुए आपने जो प्री रिक्विजिट्स थे वो ऑलरेडी सिंथेसाइज करवा लिए। अब विदाउट लाइट आप इस केमिकल रिएक्शन को, इस एसिमिलेशन रिएक्शन को क्या कर सकते हो? सपोर्ट कर सकते हो। सो
सेकेंड फेज विच इज डार्क रिएक्शन, जो कि कहाँ पे होनी है, स्टोमा में होनी है। उसमें आपके लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स यूज होंगी और इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि इसमें आपकी एटीपी और NADPH यूज होंगे, जो कि कहाँ पे बने थे, लाइट रिएक्शन। तो ये जो मैंने इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की आपके सामने लिखी है, इसको हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों रिएक्टेंट्स में से वाटर यूज होता है लाइट रिएक्शन में, ऐसे ही है ना। वाटर कहाँ पे यूज हुआ था, लाइट रिएक्शन में। यहाँ पे देखिए, जब लाइट ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट की थी, सो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वाटर स्प्लिट हुआ था और ऑक्सीजन रिलीज की थी। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसका डोनर कौन है, इसका सोर्स कौन है, वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ आपके पास ये प्रोसेस आपके पास हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस में आपके पास बनेगा एटीपी एंड NADPH, ठीक है। और नेक्स्ट इस एटीपी और NADPH को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी किसमें, कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपके पास क्या होगा, डार्क। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम जो फोटोसिंथेसिस है इसको 2 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज में कौन सी चीज यूज हो रही है और उसका क्या पर्पस है, और सेकंड स्टेज में जो है वो रिएक्शन किस तरह से होंगे और उससे आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी। एक दफा स्लाइड से इसको देख लेते हैं ताकि अगर कोई पॉइंट स्किप हुआ है तो वो हम डिस्कस करें, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं फोटो सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी और NADPH के अंदर, और बाद में इसी एनर्जी को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन एरोबिक हेटेरोट्रॉफ्स, जिसमें आपके पास वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये साइकिल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेटिक सेल्स में लाइट को यूज करते हुए फूड बनानी है, और जो आपके हेटेरोट्रॉफिक सेल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर आपके माइंड में है तो वहां से पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फूड ऑक्सीडाइज नहीं होती है हमारी बॉडी। इसका कॉन्सेप्ट है जी, ये पॉइंट समझाने की जरूरत है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्यों मेटाबोलाइज नहीं होते। छोटे बच्चों से तो मुझे उम्मीद थी यहाँ पे आवाजें ज्यादा बड़ों की तरफ से आ रही। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल आप लोग अपने माइंड में रखें, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है ना, देखिए एनर्जी सोर्स है या फूड है जिसको सेल्स इनटेक करते हैं। इस सेल के अंदर सपोज ये चला गया, कैसे गया उसका एक अलग मैकेनिज्म है। इंसुलिन प्रेजेंट है जो कि अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है, और जब इंसुलिन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है तो जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं GLUTs वो ओपन हो जाते हैं, ग्लूकोज आउटसाइड द मीडियम इनसाइड द सेल जो है वो एंटर हो जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट सेल में चला गया, सबसे पहला स्टेप इसकी ऑक्सीडेशन या मेटाबॉलिज्म या इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्शन का जो सबसे पहला स्टेप है, दिस हैपेंस इनसाइड द साइटोसोल, जिसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। यानी 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस में आपकी डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाह रही हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू ग्लूकोज व्हिच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड या कार्बोहाइड्रेट ये कन्वर्ट होता है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। देन ये पहली स्टेज खत्म हुई।
अब आपके ये पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स साइटोसोल को छोड़ के एक और ऑर्गेनेली में एंटर होते हैं जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास कुछ खास किस्म के एंजाइम्स हैं, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेसेस, जो कि इन पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब मैं यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि दोनों के साथ यही सल्यूट होगा। ठीक है, सो दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम है जिसे पीडीएच कॉम्प्लेक्स ने कन्वर्ट किया है थ्रू पायरोवेट। अब एक दफा एसिटाइल कोएंजाइम बन गया, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चल रहा है जिसमें ये एंटर होगा, और इस साइकिल को क्या कहा जाता है, टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल के ऑपरेशन के दौरान आपके पास NADH FADH2 और एक GTP बनता है, यानी यहाँ पे आपके पास 2 NADH और 2 ATPs बन जाते हैं। नॉर्मली हम ये कहते हैं ना कि एक ग्लूकोज कितने एटीपीज बनाता है, 30 या 30। लेकिन अगर आप अभी इस साइकिल को देखें, इस स्टेप को देखें, तो हमारे पास 2 एटीपीज यहाँ पे बने हैं और एक एटीपी यहाँ पे बना है। टीसी साइकिल सिर्फ 3 एटीपीज बने हैं। बाकी जितना कैटाबॉलिक रिएक्शन चला है, उस कैटाबॉलिक रिएक्शन के रिस्पांस पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज हुए थे, जिनको NAD+ ने पिक किया और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, NADH। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन या ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के दौरान मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को NAD+ और FAD+ पिक कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं अपनी रिड्यूस फॉर्म NADH एंड FADH2। ऐसा ही हो रहा है ना, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्यूल ऑक्सीडेशन की पहली स्टेज ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी स्टेज टीसीए साइकिल। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में एटीपीज बनाने के लिए आपके ये जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जितने NADH और FADH2 बने, बेतहाशा बन गए यहाँ पे, ये यहाँ पे आएंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर देंगे। ठीक है, NADH या FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, ये इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे, तीसरे और चौथे की तरफ जाना शुरू हो गए, और फाइनली यहाँ पे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो क्या था, ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे तो ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वाटर। जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने NADP+ को कन्वर्ट होते हुए देखा है NADPH। तो यहाँ पे आपके जितने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स NADH FADH2 बने थे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस को देने के बाद अल्टीमेटली भेज देते हैं ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वाटर। क्योंकि यहाँ पे दोबारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ एक और प्रोसेस होता है, वो कौन सा है, प्रोटॉन पंपिंग। सो अब यहाँ से प्रोटॉन्स निकल के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, और जब ये प्रोटॉन्स वापस आएंगे, वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कौन सा है, एटीपी सिंथेज। तो जब ये प्रोटॉन्स वापस आएंगे तो अब एटीपी सिंथेज रिमेनिंग जितने एटीपीज हैं वो बना दे, यानी स्टार्टिंग में 3 एटीपीज आपके पास, अगर 32 की बात करते हैं तो 3 एटीपीज आपके पास पहले बने हुए हैं, 2 और 3। रिमेनिंग 29 एटीपीज तब बनेंगे जब आपका ये प्रोसेस फंक्शनल होगा, अदरवाइज वो 29 एटीपीज नहीं बने। अब ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन क्यों किया है, सिर्फ इस स्टेटमेंट को बताने के लिए कि हेटेरोट्रॉपिक सेल्स में कार्बोहाइड्रेट्स तब तक ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, या कार्बोहाइड्रेट्स तब तक यूज नहीं हो सकते जब तक ऑक्सीजन नहीं हो। हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, इसका मतलब है कि विदाउट ऑक्सीजन हम फ्यूल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, फ्यूल को ब्रेक नहीं कर सकते। व्हाई? अगर यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर द टाइम बीइंग खत्म हो जाती है, सपोज ऑक्सीजन अवेलेबल है
अब देखिएगा प्रोसेस कैसे रुकेगा। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को आगे जिसने एक्सेप्ट करना था वो एक्सेप्टेड ही नहीं। अगर यहाँ पे क्लास में टीचर अवेलेबल नहीं है तो क्लास कंडक्ट होगी नहीं। इसी तरह से अगर एक्सेप्टेड नहीं है होगी मुदस्सिर, हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे एक्सेप्टेड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव ही नहीं किए जाएंगे। तो आपके जितने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स NaDH और FeDH2 यहाँ पे बने हुए थे उनका इधर ढेर लगा होगा, वो आगे प्रोसेस नहीं। अगर ये आगे प्रोसेस नहीं होंगे तो सेल के पास इनकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Na+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और इनके रिड्यूस्ड फॉर्म NaDH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक स्टेज ऐसी आई कि Na+ पूरी तरह से खत्म हो गया। सपोज तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज जिसको पायरोवेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2NAD+ चाहिए। ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स के ऊपर NADH बन रहा है ना, इसका मतलब है 2 स्टेप्स पे NAD+ चाहिए था। इस NAD+ ने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को पिक किया और कन्वर्ट हो गया इसमें NADH। तो इसका मतलब है अगर NAD+ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है, तो मजीद ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरह से TCA साइकिल में भी आपको NAD+ चाहिए था, NAD+ अवेलेबल था, तभी तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसने पिक किया और कन्वर्ट हो गया NADH में। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो मजीद एसिटाइल कोएंजाइम TCA साइकिल में एंटर नहीं हो सकेगा। सो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो हम फूड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कि आपके हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को बल्कि इसके साथ साथ ऑक्सीजन को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज दीस कार्बोहाइड्रेट्स। ये पॉइंट आप भूलेगा तो नहीं? ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इस प्रोसेस को डिस्कस करने के बाद हमने एक जनरल इक्वेशन डिस्कस की जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है। फिर मैंने 2 स्टेजेस के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिवाइड किया, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और ये कहाँ पे होते हैं, इनमें कौन कौन सी चीजें बनती हैं, ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं, स्लाइड से एक चीज कंक्लूड करते हैं और वो कंक्लूजन क्या है, उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कंपार्टमेंट्स। जहां कंक्लूजन यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा है कि देयर इज अ कपलिंग बिटवीन लाइट एंड डार्क। बिल्कुल वैसे जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स के दरमियान कपलिंग बताई है ना, कि हेटेरोट्रॉप्स उसी चीज को या उन्हीं मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं जिन्हें ऑटोट्रॉप्स ने प्रोड्यूस किया होता है, और वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं जिन्हें ऑटोट्रॉप्स ने यूज करना होता है। तो उनके दरमियान एक कनेक्शन है, एक लिंक है, वो एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ कपलिंग आपके लाइट और डार्क रिएक्शंस में भी एग्जिस्ट करती है। यानी प्लांट्स नॉर्मली क्या करते हैं, सनलाइट या सोलर एनर्जी को यूज करेंगे और लाइट रिएक्शंस के थ्रू वाटर को यूज करते हैं ना, और NAD अगर NADC+ और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लाइट रिएक्शंस के बाद ये कन्वर्ट होते हैं इसमें NADPH प्लस प्रोटॉन, और इसके साथ क्या चीज बनती है, ATPs बनते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। देन आपके पास आते हैं डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस इनको यूज करते हैं, वापस इन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ एक तो ये चीज हो गई, इसके साथ डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स कनेक्शन डेवलप करेंगे बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। यानी पहले लाइट एनर्जी को यूज करते हुए आपके पास जो है कि ये फॉर्म्स बनेगी,
और डार्क रिएक्शन में ये कंज्यूम होकर रीजनरेट कर देंगे उन फॉर्म्स को जिन्हें दोबारा लाइट रिएक्शन के थ्रू यूज किया जा सकता है। ठीक है, वो एनर्जी और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज। इसके बाद स्लाइड से इसको देख लेते हैं बिकॉज़ ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम काफी डिटेल इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों रिएक्शंस प्लांट्स में कहां पे होते हैं। सो जो आपका लाइट रिएक्शन है वो प्लांट में पहला कर रहे हैं बिकॉज़ वहां पे पिगमेंट्स हैं, और जो डार्क रिएक्शन है उसके एंजाइम्स आपके कहां पे प्रेजेंट होते हैं, स्टोमा में प्रेजेंट होते हैं। सो कंपार्टमेंटलाइजेशन को भी याद रखिएगा कि किस कंपार्टमेंट के अंदर इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, तो लाइट रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरी समरी को अगर हम माइंड में रखें, जो भी मैंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दो रिएक्शंस की समरी आप लोगों के सामने डिस्कस की है, तो सबसे पहला स्टेप लाइट को एब्जॉर्ब करना है। विदाउट लाइट एब्जॉर्प्शन आपका प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, इनिशिएट ही नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पूरा जो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है उसमें से कौन सी रेंज है, कौन सी वेवलेंथ है जिसको एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स प्लांट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, उस रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी बेस पे प्लांट्स नॉर्मली क्लोरोफिल नॉर्मली ग्रीन कलर में ही क्यों होते हैं, उसके अलावा उनका कलर डिफरेंट क्यों नहीं होता, दिस इज बिकॉज़ ऑफ द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वेवलेंथ जो वो एब्जॉर्ब करते हैं। नॉर्मली प्लांट्स ग्रीन के अलावा सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दैट्स व्हाई उनका कलर ग्रीन। ठीक है, सो इस स्पेक्ट्रम में अगर आप ऑब्जर्व करें तो पूरा आपके पास जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है इसमें से एक स्मॉल पोर्शन है जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, व्हिच इज नॉर्मली फ्रॉम 380 टू 750, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स इससे पीछे और इससे आगे वाली वेवलेंथ्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज़ दे हैव स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो कि इस वेवलेंथ से जो आउटलायर वेवलेंथ है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी और कौन सी रिफ्लेक्ट होगी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की रेंज क्या है। तो नॉर्मली जो एक रेंज है उसमें 7 कलर्स फॉल करते हैं, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं विद वेवलेंथ। और एक और चीज जो आपने माइंड में रखनी है कि वेवलेंथ इनवर्स रिलेशनशिप आइंस्टाइन की मैक्स एनर्जी रिलेशनशिप आपको याद होगी कि वेवलेंथ और एनर्जी के दरमियान रेसिप्रोकल है, तो जितनी कम वेवलेंथ है उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, सो कम वेवलेंथ जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मींस उनका एनर्जी कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और जो हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं उनका एनर्जी कंटेंट कंपैरेटिवली लो होगा बिकॉज़ इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसको आप इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो। यानी अगर आपको किसी वेवलेंथ ऑफ लाइट बताई जाए, उसकी एनर्जी कैलकुलेशन पूछी जाए तो वो आप लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन सी वेवलेंथ ज्यादा एक्साइटेशन करवा सकती है, ऑब्वियसली जिसमें एनर्जी ज्यादा हो। ठीक है, सो वेवलेंथ की बेस पे आप नंबर ऑफ एक्साइटेशंस नहीं बता सकते, आप उसकी एनर्जी कंटेंट की बेस पे बताओगे कि दिस स्पेसिफिक लाइट हैज अ पोटेंशियल टू सपोर्ट लाइट रिएक्शंस, और दूसरी जो है उसमें कंपैरेटिवली कम पोटेंशियल। अच्छा, ये प्रोसेस अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ कि लाइट नॉर्मली किस तरह से एब्जॉर्ब की जाती है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो नॉर्मली बच्चों ये वही प्रोसेस है जो कि इससे आगे हम लोग एक साइटोन ट्रांसफर में डिस्कस करना है। मेरे ख्याल से पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक पिगमेंट्स में फैसिलिटी तो सिस्टम्स या लाइट की जो एक्साइटेशन है तो किस पॉइंट तक होल्ड करते हैं, ये प्रोसेस में आप लोगों को एक साइटोन ट्रांसफर एक्सप्लेन करें। अभी जो चीज हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर वो कौन से स्पेसिफिक पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे हम लोगों ने इससे पहले शायद इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि क्लोरोफिल है, उसके अलावा कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि जिनका कलर वेरी कर सकता है, ग्रीन के अलावा लाइट जो है वो उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। सो एक चीज याद रखिएगा कि अगर मैं क्लोरोफिल की बात कर रही हूँ तो क्लोरोफिल की भी मल्टीपल सब टाइप्स हैं। क्लोरोफिल ए आ सकती है, क्लोरोफिल बी आ सकती है, क्लियोफाइटिन आ सकती है, यानी आपके क्लोरो
क्लोरोफिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें किसी भी पोजीशन के ऊपर अगर कोई वेरिएशन इंट्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें आपकी ये जो स्पेसिफिक सैचुरेशन है, ये सॉरी अनसैचुरेशन है, ये वहां पे प्रेजेंट नहीं होती। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का यहाँ पे मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका एक जो स्टैंडर्ड क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन होती है, उसमें कोई वेरिएशन आती है, तो वो एक न्यू वेरिएंट को इंट्रोड्यूस करा सकती है। तो क्लोरोफिल का सिर्फ एक तरह का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स और प्लांट्स के अंदर वो डिफरेंट कंसंट्रेशंस में प्रेजेंट होते हैं। यानी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, इसके अलावा क्लोरोफिल की बाकी वेरिएशंस भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस पिगमेंट की होगी? क्लोरोफिल, जो कि मैक्सिमम ऑफ लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब। अब क्लोरोफिल के अलावा आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आपको लिखा हुआ मिल रहा है विच इज मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। व्हाट इज मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट? कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ को रिस्पॉन्ड करेगा, जितनी ज्यादा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसका उतना मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट हाई होगा। तो क्लोरोफिल की अबंडेंस की एक रीजन ये भी है कि इसका जो एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है वो बाकी पिगमेंट्स के मुकाबले में ज्यादा है, एफिशिएंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसलिए प्लांट जो है वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर जिस पिगमेंट को रखते हैं वो कौन सा है? क्लोरोफिल। बट देयर आर सम वेवलेंथ्स जिनको क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। So, अगर आप इस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करें, अगर आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पे फोकस करें तो इसमें आप देखिएगा कि आइडियल फोटोसिंथेसिस के लिए इस रेंज में से मैक्सिमम जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है वो होती है। तो अगर आपका कोई पिगमेंट सोर्स 400 से 500 तक की रेंज एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है लेकिन वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इट मींस कि एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब होगी ना, बिकॉज़ सन तो इक्वली उसके ऊपर लाइट फॉल कर रहा है, विजिबल लाइट इक्वली उसके ऊपर फॉल कर रही है, लेकिन वो उस लाइट का एक स्पेसिफिक पोर्शन एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी पोर्शन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो इस प्रोसेस को मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए प्लांट्स एक तरह का पिगमेंट नहीं रखते बल्कि उनमें वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि अगर कोई पिगमेंट फॉर एग्जांपल 400 से 500 की रेंज को एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, उसके साथ एक सपोर्टिंग या एक्सेसरी पिगमेंट ऐसा हो जो 500 से 560 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो ओवरऑल कलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई। इसी तरह अगर कोई ऐसा पिगमेंट है जो 650 की एब्जॉर्ब करता है तो मींस के मैक्सिमम ऑफ लाइट जो प्लांट के ऊपर फॉल कर रही थी वो उसने एब्जॉर्ब की, ठीक है। सो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल के अलावा कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स में आपके पास वो सारे पिगमेंट्स आ जाते हैं जो कि उन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे जिन्हें क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आपके पास बीटा कैरोटीन है, ल्यूपिन है, कैरोटीनॉइड्स, ये सारे के सारे आपके पिगमेंट्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को उस हद तक सपोर्ट नहीं करते जितना क्लोरोफिल करता है, क्योंकि इनकी एक तो वेवलेंथ, इनकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बट स्टिल कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब हमने प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स पढ़ी थी तो वहां पे डिस्कस किया था कि इनकी मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ल्यूकोप्लास्ट के अंदर है, बट इट डजंट मीन कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनका कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये प्रेजेंट होंगे बट रिलेटिव कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। और जो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट्स है वो कौन से होंगे? क्लोरोफिल। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस सिग्निफिकेंस को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये अगर आपके पास वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिसको इन्होंने एब्जॉर्ब करना है या जो प्लांट के ऊपर फॉल कर रही है विजिबल लाइट 380 से लेके 750 या 800 तक की रेंज, तो ये आपके पास एब्जॉर्प्शन को शो कर रही है कि कौन सा पिगमेंट कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप सिंपली क्लोरोफिल ए की बात करते हो तो क्लोरोफिल ए तो बहुत स्मॉल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेस्ट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे ल्यूपिन की बात करते हो तो ये भी एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ लाइट जो है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल बी का अपना स्पेक्ट्रम कम है, लेकिन अगर आप इन सब पिगमेंट्स का कलेक्टिव एक्शन देखो तो उसका मतलब है कि जितनी रेंज ऑफ वेवलेंथ इसके ऊपर फॉल कर रही थी उसका मैक्सिमम पोर्शन इन्होंने एब्सॉर्ब किया। ठीक है, सो एक्सेसरी पिगमेंट्स को यूज करते हुए इन एडिशन टू क्लोरोफिल प्लांट्स अपने ऊपर फॉल करने वाली मैक्सिमम लाइट को क्या कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं। एक सपोर्टिव फंक्शन है इन एक्सेसरी पिगमेंट्स का। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है कि अगर ये नहीं होते तो लाइट की एब्सॉर्प्शन उतनी एफिशिएंट नहीं होगी जितनी नॉर्मली होती। ओके, इसके अलावा एक और चीज जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है और ये मैं लेक्चर के स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ, और वो क्या थी कि आपकी जो क्लोरोफिल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। क्लोरोफिल्स हमेशा या आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक प्रोटीन्स की फॉर्म में, और पिगमेंट्स भी एक दूसरे के साथ अरेंज होकर कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सेस को हम फोटोसिस्टम्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटोसिस्टम्स की टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो कॉम्बिनेशन है, ये वो एक साइट है जहां पे मल्टीपल लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो क्लोरोफिल अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लोरोफिल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस या फोटोसिस्टम्स। काफी नहीं है, फोटोसिस्टम को थोड़ा सा एक प्रोसेस एक्सटेंशन कॉम्प्लीट करते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। मैंने याद करने को कहा है कल, तो मैं चले मैं कल क्विज बना के ले आऊंगी जिसमें देना हो मुझे देना। अच्छा बच्चों आवाज नहीं आनी चाहिए, एक सेकंड। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमेशा कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जिन्हें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस या फोटोसिस्टम्स कहा जाता है। तो एक मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर फोटोसिस्टम का डिस्कस करती हूँ, उसको थोड़ा सा लेबल करते हैं और ये देखते हैं कि ये फोटोसिस्टम्स लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां पे प्रेजेंट सारे क्लोरोफिल्स क्या लाइट एक्साइटेशन करवाते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब लाइट एनर्जी फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉनिक साइड होंगे, तो क्या सब क्लोरोफिल ये काम करते हैं या कुछ स्पेसिफिक क्लोरोफिल्स हैं जो ये काम करेंगे। ठीक है, सो पहली तो चीज ये कि आपको एक फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसके अंदर अब मैं मल्टीपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हाईलाइट, कुछ आपको यहाँ पे जैसे स्लाइड्स में नजर आ रहे ग्रीन पिगमेंट्स हैं, उसके अलावा डिफरेंट कलर्स हैं, जिसका ये मतलब है कि सिर्फ क्लोरोफिल ही प्रेडोमिनेंट नहीं है, क्लोरोफिल के अलावा बाकी पिगमेंट्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो ग्रीन कलर हम यूज कर लेते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे कौन से हैं, क्लोरोफिल। अब यहाँ पे नॉर्मली ये सारे के सारे ऑब्वियसली मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुए होंगे और हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे हाईलाइट करें। ये भी एक क्लोरोफिल है जिसे मुझे ग्रीन कलर से वैसे बनाना चाहिए था।
अब इन सब क्लोरोफिल्स या बाकी सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में से जो सेंटर में मैंने हाईलाइट किया ना, ये कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह से है कि यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में आपको सारा सिस्टम नजर आ रहा है, और ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है, दिस इज क्लोरोफिल। और इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और ये आपके पास फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है, और इसके बिल्कुल आगे इसी तरह का एक रिएक्शन सेंटर और हो सकता है, जिसे कहा जाता है फोटो सिस्टम 1। अभी आप सिर्फ इस पे रहो। जब लाइट एनर्जी प्लांट के अंदर फॉल करती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोफिल्स या मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनको हम एक क्लास में रखते हैं, और इस क्लास को कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग। यानी वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिनके ऊपर जब लाइट एनर्जी फॉल करेगी, ये यहाँ से इसको नेक्स्ट पिगमेंट और उससे नेक्स्ट पिगमेंट में बस ट्रांसफर करते जाएं। यानी इनका मेन पर्पस क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना और उसको ट्रांसमिट करना। इनको कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स या लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर या एंटीना कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जस्ट लाइक एंटीना ये सिर्फ सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग या एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा। इसी फोटो सिस्टम के अंदर हमें एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन नजर आ रहा है, जिसे कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर या सिंपल रिएक्शन सेंटर। यानी मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोफिल्स का काम सिर्फ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसफर करना था, लेकिन एक क्लोरोफिल ऐसा है जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, और ये क्लोरोफिल वो क्लोरोफिल है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ पड़ा हुआ। यानी जब लाइट एनर्जी सनलाइट से होती हुई इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में फॉल करेगी, ये उसको ट्रांसमिट करते जाएंगे, बिकॉज इनका फंक्शन सिर्फ एंटीना की तरह वर्क करके सिग्नल को कैप्चर करके उसे ट्रांसफर करना है। और ट्रांसफर कहां तक करना है, रिएक्शन सेंटर तक। जब लाइट एनर्जी यहां से होती हुई रिएक्शन सेंटर की क्लोरोफिल पे आती है, तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ पे, दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट, और ग्राउंड स्टेट से कहां पे चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। अब एक चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए हर मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक एफिनिटी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हमने देखा कि NADH अपने इलेक्ट्रॉन जाके रिलीज कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पड़े हुए कॉम्प्लेक्सेस से बहुत कम है। तो कॉम्प्लेक्सेस के पास जाते ही वो सरेंडर कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। सो जब भी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कोई स्पीशीज किसी ऐसे मॉलिक्यूल को अप्रोच करती है जिसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप उसके मुकाबले में ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि जब लाइट एनर्जी यहाँ पे फॉल की, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एंड दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने देखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और उसकी क्या एक्टिविटी थी, इसने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या क्रिएट हो गया, होल। नाउ आगे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उनकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से भी ज्यादा है।
तो अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है कि सिर्फ रिएक्शन सेंटर के ऊपर लाइट फॉल करने की देर थी। जैसे रिएक्शन सेंटर पे लाइट फॉल की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने लाइट रिएक्शन का प्रोसेस कहा था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, प्रोटॉन पंपिंग शुरू हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, बिकॉज लाइट के फॉल करने के बाद इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुए तो अब वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज्यादा है इसके मुकाबले में, इस कैरियर का इसके मुकाबले में ज्यादा, इसी तरह से हर एक कैरियर का पिछले कैरियर के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज्यादा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट हो गया होल, जिससे करना है सेटिस्फाई ऑब्वियसली, वरना नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर सकता। तो जो नीचे आपके पास है इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज अ मॉलिक्यूल जिसे नॉर्मली मैंने कहा था वाटर, ये स्प्लिट होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करेगा, पूरा करेगा, ताकि दोबारा एक्साइटेशन हो और ये प्रोसेस चलता रहे। ये सबको क्लियर हो गया? इसी पॉइंट को अगर आप माइंड में रखेंगे तो ये 2 मिनट में स्लाइड आपके सामने ये वाला प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज फोटो सिस्टम, लाइट एनर्जी फॉल की जो कि कैरियर से होते हुए टीना कॉम्प्लेक्स से होते हुए रिएक्शन सेंटर पे। अब रिएक्शन सेंटर के ऊपर पहले वाले अगर आप मॉलिक्यूल्स देखो, ये ग्रीन कलर में आपको एंटीना कॉम्प्लेक्स से दिखाया, तो एंटीना के ऊपर लाइट फॉल की, यहाँ पे भी एक्साइटेशन हुई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, और फौरी तौर पे आपका एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दूसरे जो कॉम्प्लेक्स है उसको चली, यानी ये प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। जब लाइट यहाँ पे फॉल करती है तो यहाँ से भी एक ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके नेक्स्ट फोटो सिस्टम के पास चला जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब एक्साइटेशन होती है, यानी लाइट एनर्जी फॉल की, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां पे चला गया, एक्साइटेड स्टेट, लेकिन आगे कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड नहीं, आगे कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड अवेलेबल नहीं है, तो आफ्टर एक्साइटेशन एक टाइम आएगा जब ये अपनी एनर्जी रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट में होगा, बिकॉज हर एक्साइटेड मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। जब हम लाइट एनर्जी को कोई चीज एब्जॉर्ब करती है, अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जाती है, तो वो स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है, वो कोशिश करती है कि किसी तरह से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे वापस आने का सिर्फ एक ही तरीका, वो क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब की थी उसे क्या कर दो, रिलीज कर दो। सो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस में एक्साइटेशन के बाद आपकी एनर्जी रिलीज होती जाएगी, और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आता जाएगा। तो अब अगर आप इसको देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो पहला एंटीना कॉम्प्लेक्स है जिसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। अब क्या होगा कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी रिलीज करने से क्या होगा कि आपका ये वाला जो एडजेसेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स है, जो कि पहले ग्राउंड स्टेट में था, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, यानी ये तो वापस आ गया, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी इसने रिलीज की, उस एनर्जी की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तो इस तरह से एक्साइटॉन ट्रांसफर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर पैकेट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एंटीना कॉम्प्लेक्स में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा until and unless आपका रिएक्शन सेंटर आएगा, और रिएक्शन सेंटर में क्या होगा कि जब लाइट एनर्जी इससे पॉजिटिव इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पिक कर देगा। एज यू कैन सी हियर कि जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था एक्साइटेशन के टाइम, उस इलेक्ट्रॉन को इसने पिक कर लिया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, जिस मींस कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस मींस कि इलेक्ट्रॉन का होल क्रिएट हुआ है, एंड देन ये डोनर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था उसने रिलीज किया, और यहाँ पे क्लोरोफिल की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा किया। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट किसने किया, वाटर। तो अब अगर हम लाइट रिएक्शन को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन में NaDPH के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसने डोनेट किए,
वाटर ने डोनेट किए, क्योंकि अल्टीमेटली क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन तो उसे वापस मिल गए। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है कौन? वाटर। ऑक्सीजन का सोर्स कौन है? वाटर। उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और कन्वर्ट हो जाता है किसमें?